बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रिस्पायरेटरी सिस्टम होता क्या है? बेसिकली एक बॉडी का ऐसा सिस्टम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट। आपकी बॉडी की फ्लूइड के दरमियान में और आउटर एनवायरनमेंट के साथ जो आप गैसेस का एक्सचेंज कर रहे होते हैं, इन एंड आउट ऑफ गैसेस जो है वो आप कंप्लीटली कहते हो कि ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डिवाइड करते हैं टू रीजन्स में। एक हमारा अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है, दूसरा हमारा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है। अच्छा जी, हमारा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक होता है इसमें आता है नोज और फेरिंग्स आता है। नोज हमारा क्या है? नोज हमारा एक्सट्रीमली विजिबल पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जहां से हम रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं। हमारा नोज जो है वो कंपोज होता है बोन से, कार्टिलेज एंड फैटी टिश्यूज। कहते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग जो नोज की है आपको नजर आती है कि देर आर टू पार्ट्स ऑफ और नोज, आप इनको कह सकते हो ये आपके नोस्ट्रल्स होते हैं, और इनर हॉलो स्पेसेस जो हैं जो है ये दो आपके पोर्शंस हैं, इनको आप नोस्ट्रल्स कहते हो। इनर हॉलो जो स्पेसेस हैं उनको आप नेजल कैविटीज कहते हो। दो नेजल कैविटीज होती हैं जो दरमियान से पार्टीशन हुई भी होती है एक नेजल बोन से। जब अपने नाक पे हाथ लगाओ तो यू कैन फील कि एक नेजल बोन है जो कि इसको पार्टीशन कर रही है, उसको नेजल सेप्टम कहते हैं। और इंटीरियर पार्ट जो नेजल कैविटीज का होता है हमारी नॉस्ट्रल्स के साथ, उनको वेस्टिब्यूल्स कहते हैं, जिसके वेस्टिब्यूल्स के अंदर हेयर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, आप लोग अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर दें और अब आप ना कॉल्स करना बंद कर दें। ठीक है, अब आप ध्यान दें लेक्चर पे। जो आगे आगे नहीं आए उनसे क्या नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। अच्छा, नोज की मैं बता रही थी कि नोज जो है आपका, समझ आई कि सबसे विजिबल पार्ट है, इसमें हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, हमारी नेजल कैविटीज होती हैं, देन नेजल सेप्टम है जिससे पार्ट सेपरेट हुआ हुआ होता है नोज, और वेस्टिब्यूल्स होती हैं जिनके अंदर हमारे हेयर्स होते हैं। अच्छा, हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं दोनों, इनके अंदर एक सिलिएटेड म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये क्या होता है? हमारे नोज के अंदर हेयर जो होते हैं या म्यूकस जो होता है या सीलिया जो है, वो सर्व करता है एज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट दी हार्मफुल पैथोजेंस या पार्टिकल्स मैटर जो प्रेजेंट होते हैं एयर्स में। कहता है कि हमारी हवा के अंदर जो जर्म्स प्रेजेंट हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं या कोई भी हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, हमारी जो म्यूकस होता है नोज के अंदर, वो हमारे हेयर्स जो है नोज में और जो सीलिया होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है हमें इन सारे डेंजरस पार्टिकल से। फिर कहते हैं म्यूकस एंड सीलिया फिल्टर द एयर। जो भी हमारी नाक के अंदर हवा जा रही होती है, म्यूकस और एयर जो है इसको फिल्टर करता है और प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स सच एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डस्ट पार्टिकल्स हो गए इनसाइड द रिस्पायरेटरी सिस्टम। इस वजह से आपकी नाक के अंदर गंद जमा हो जाता है। वो क्या होता है? वो यही होता है कि जब हमारा जो एक्सटर्नल पैथोजेंस हैं, ये जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं, जो अगर हमारी रिस्पायरेशन के अंदर चले जाएं तो हमें बहुत से रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, उनसे प्रिवेंट करती है। तो इस वजह से वो जो है पार्टिकल्स बनते हैं जिनको आप बाद में एक्सक्रीट कर देते हो। ठीक है, म्यूकस हेल्प्स इन मॉइस्चनिंग द एयर, सीलिया मूव्स द ट्रैप्ड अंडरनीथ trapped substances to the pharynx for their removal, and underneath the mucous membrane there are blood cavities that help to warm the air to about 30 degrees depending upon the external temperature। कहता है कि जो हमारी सारी, एक तो ये हमारा जो सीलिया है नाक के अंदर, कहता है कि ये इन और जो पार्टिकल्स होते हैं इनको ट्रैप करता है और इनको फेरिंग्स की तरफ भेज देता है रिमूवल के लिए। कुछ तो आप बाहर निकाल देते हो, कुछ जो बाहर नहीं निकाल सकते, बहुत माइन्यूट होते हैं, वो फेरिंग्स की तरफ भेजता है कि फेरिंग्स इसको रिमूव करे। ठीक है, इसके बाद कहता है कि फेरिंग्स होता है, ये हमारे नोज का फंक्शन था। इसके बाद फेरिंग्स होता है, कहता है फेरिंग्स जो है वो कोन शेप्ड पैसेज होता है। अगर आप यहाँ पे ऊपर वाली डायग्राम में देखो तो ये देखो, ये नोज है। ठीक है, नोज यहाँ से अंदर जा रहा है, ये इस जगह पे, यहाँ पे आपका फेरिंग्स होता है। उसके बाद नीचे आओगे तो आपका लेरिंग्स होगा, फिर आपका ट्रैकिया होता है। तो कहता है नोज और फेरिंग्स अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के पार्ट्स हैं, यहाँ से लेरिंग्स, ट्रैकिया और यहाँ पे लंग्स, ये तीनों जो हैं ये आपके लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक है। नोज का फंक्शन आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑब्सो।
अब आगे देखते हैं फेरिंग्स क्या है। फेरिंग्स कहता है कोन शेप्ड पैसेज वे है और लीडिंग फ्रॉम द ओरल एंड नेजल कैविटीज। कहता है कि जो चीजें हमारे ओरल या नेजल कैविटीज से जाती हैं ऑसोफेगस की तरफ एंड लेरिंग्स की तरफ, ये फेरिंग्स लेकर जाता है। कहता है फेरिंग्स इज पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल्सो द रिस्पायरेटरी सिस्टम। कहता है फेरिंग्स हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है और डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है। ह्यूमन फेरिंग्स इज कन्वेंशनली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। कहते हैं 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ये सामने डायग्राम में भी नजर आ रहा है, नेजोफेरिंग्स में, ओरोफेरिंग्स में और लैरिंगोफेरिंग्स में। ठीक है, समटाइम्स ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें थोड़ा एकदम से वो हो जाता है कि जब हम बातें साथ साथ कर रहे होते हैं तो हमारी फूड जो है वो सांस की नाली में चली जाती है। तो वो ये देखो कि ओरो और नेजो इतने कम जो है वो कॉम्प्लिकेटेडली साथ होते हैं कि हम अगर ज्यादा बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो वो हमारी जो फूड पार्टिकल्स हैं वो हमारे ओसोफेगस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, सो आफ्टर दैट लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कम्स। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के अंदर लेरिंग्स होता है एक, और उसके बाद होता है ट्रैकिया। कहता है लेरिंग्स क्या करता है? लेरिंग्स इज एन एनलार्जमेंट इन द एयरवे टू द टॉप ऑफ ट्रैकिया एंड बिलो द फेरिंग्स। कहता है ट्रैकिया से ऊपर होता है, ये देखें यहाँ पे कहता है, ये देखिए लेरिंग्स हमारा ट्रैकिया से ऊपर है और फेरिंग से नीचे है। नजर आ रहा है डायग्राम में? नजर आ हाँ रहा हाँ है? जी, हाँ लेरिंग्स जी। ट्रैकिया से ऊपर है और फेरिंग से नीचे है, ये इसकी लोकेशन होती है। ठीक है, फिर कहता है कि लेरिंग्स इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ, यू कैन स्विच ऑफ योर माइक्स प्लीज। The larynx is composed primarily of muscles and cartilages. One of the cartilages is the epiglottis. ठीक है, epiglottis होता है cartilage। कहता है this structure usually stands upright and allow air to enter into the larynx during swallowing. ये हम इसको हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले कि जब हम swallow करते हैं चीजें तो हमारा larynx जो है वो रेज हो जाता है और epiglottis प्रेस हो जाता है। जब हमारा epiglottis डाउनवर्ड प्रेस होता है तो ये हमारे जो कवर कर देता है, एपिग्लॉटिस जब प्रेस होता है तो एपिग्लॉटिस ऑलमोस्ट पार्शियली कवर कर देता है हमारी लेरिंग्स की ओपनिंग को और हेल्प करता है हमारी फूड और लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं उनको एयर पैसेजेस में जाने से रोक देता है। कहते हैं ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स जो है उसको कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है, कि जब वो उसके उसके बाद जब ये वापस आता है, जब ये ओपन होता है तो कहते हैं ये ग्लॉटिस हो जाता है। कहते हैं इट इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन साइड द लेरिंग्स देयर आर टू। आवाज हमारी आवाज में जो है वो हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है ट्रैकिया बेस होता है। ट्रैकिया, जी बेटा। म्यूकस मेम्ब्रेन से रिपीट कर दें, आप फ्रीज हो गई थी। कहता है इट इज ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन इनसाइड द लेरिंग्स देयर आर टू वोकल कॉर्ड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर वोकलाइजेशन, आवाज के लिए। कहते हैं ट्रैकिया या विंड पाइप जो होता है वो म्यूक मेम्ब्रेनस ट्यूब होती है और इट कंसिस्ट ऑफ डेंस टिश्यू एंड स्मूथ मसल्स। अब इसके अंदर होता है क्या है? ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। ठीक है, इसमें कहता है कि देखो दो होती हैं, एक आपकी जो है ना, ये मैं आपको यहां से बताती हूँ, इस पे मोस्ट प्रोबेबली आपको जरा इजी समझ आएगा। ये देखा, इसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज होता है, उसमें नॉस्ट्रिल्स होती है, नेजल कैविटीज, वेस्टिब्यूल्स और सीलिया होता है। सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और म्यूकस, ये हमारे जो डेंजरस पार्टिकल्स होते हैं, पैथोजेंस, उनको प्रोटेक्ट करता है। फेरिंग्स में हमने देखा कि ओरल और नेजल कैविटीज जो है वो इसमें आती हैं ओसोफेगस और लेरिंग्स के अंदर, इसके 3 सेक्शन होते हैं। फिर हमने देखा कि जी हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, लेरिंग्स आता है, इसके अंदर एपिग्लॉटिस आता है और ग्लॉटिस। जब लेरिंग्स कवर हो जाता है और एपिग्लॉटिस जो है वो प्रेस, लेरिंग्स ऊपर आता है, एपिग्लॉटिस प्रेस होके नीचे जाता है तो हमारी फूड पार्टिकल जो है वो सांस की नाली में नहीं आते। तो जब लेरिंग्स की ओपनिंग ओपन होती है तो वो ग्लॉटिस हो जाता है। फिर आप कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया विंड पाइप है, ठीक है, जिस पाइप से अंदर जा रही है। कहते हैं उसके बाद ब्रोंकाई आते हैं और ब्रोंकियोल्स आते हैं, लंग्स आते हैं जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल। अब कहता है कि देखो ट्रैकिया के अंदर कहता है कि एक ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई, कहता है प्राइमरी ब्रोंकाई होता है एक हमारे पास और एक हमारे पास सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है। सेकेंडरी ब्रोंकाई जो होते हैं वो हमारे पास 6 होते हैं, 5 होते हैं, सॉरी। 2 हमारे लेफ्ट लंग्स के अंदर होते हैं और 3 हमारे राइट लंग्स के अंदर होते हैं। ठीक है, ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई और सेकेंडरी ब्रोंकाई 2 होते हैं। ब्रोंकाइज, ठीक है, और ब्रोंकाई के अंदर कहता है कि सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर 2 लेफ्ट
लंग्स के अंदर होते हैं और 3 राइट लंग्स के अंदर होता है। फिर कहता है कि सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है वो लीड करता है टर्शियरी ब्रोंकाई को। टर्शियरी ब्रोंकाई आगे से फर्दर लीड करता है, ब्रांचेस में बनाता है, और उन ब्रांचेस को कहते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, कहता है ब्रोंकियोल्स का साइज लेस देन 1 मिलीमीटर इन डायमीटर होता है। फिर कहता है ब्रोंकियोल्स सब डिवाइडेड होता है आगे से टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो आगे फर्दर एल्व्यूलर डक्ट्स में होते हैं, और वो एल्व्यूलर डक्ट्स जो होती हैं एंडलेस जो है वो एल्वोलाई बनाते हैं। ठीक है, कहता है कि अब मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह आ रहा है, अब आ रहा है। अच्छा, ये देखो, कहता है कि ये ब्रोंकियोल्स हैं, ब्रोंकियोल से आगे फर्दर ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स बन रहे हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के अंदर से आगे आप जाओ तो एल्व्यूलर डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स नजर आ रही हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स के आगे ये एल्व्यूलाई होते हैं। ठीक है, ये बने होते हैं। कहता है कि ये एल्व्यूलाई जो बेसिकली हैं ये साइट्स हैं गैस एक्सचेंजेस के बिटवीन एयर और ब्लड। एयर और ब्लड के अंदर जो गैस एक्सचेंजेस होती हैं वो इन एल्वोलाई के थ्रू होती हैं। समझ आ गई? हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक ही आपने करना है कि ये होती है, और ये बेसिकली हमारे उसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि हमने कहा कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर था आपके लंग्स का। उसके बाद हम देखते हैं कि आपके लंग्स का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है। कहते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो सेकंड डायग्राम नजर आ रही है, ये लेफ्ट लंग होता है, राइट लंग होता है। लेफ्ट लंग में सुपीरियर और इंटीरियर लोब होते हैं, इंफीरियर लोब होता है, वेयरएज राइट लंग में सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर लोब होते हैं। इनके दरमियान एक हाइलम होता है ट्राइंगुलर शेप में। ठीक है, और कहता है कि बस ये जो है वो डिप्रेशन होता है बोथ लंग्स के दरमियान। कहता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स और जो होती है ना एयरवेज वो लंग्स के अंदर पास करते हैं, और लंग्स आर स्पॉन्ज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्वेओलाई। कहते हैं स्पॉन्ज शेप होता है जिस तरह से बिकॉज ऑफ अल्वेओलाई की प्रेजेंस की वजह से। अच्छा, उसके बाद हम देखेंगे मैकेनिज्म ब्रीदिंग का क्या होता है। ब्रीदिंग के दो मैकेनिज्म होते हैं, एक इंस्पायरेशन होता है और एक एक्सपायरेशन होता है। इंस्पायरेशन क्या होता है? जब हम अंदर की तरफ सांस लेकर जा रहे हैं वो क्या होगी हमारी इंस्पायरेशन, जब हम बाहर निकाल रहे हैं तो एक्सपायरेशन। तो कहता है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है, रिब केज जो है वो अपवर्ड मूव करती है, अप एंड आउटवर्ड, ऊपर की तरफ मूव करती है और बाहर की तरफ करती है। कहते हैं डायाफ्रागम कंट्रैक्ट करता है और डाउनवर्ड मूव करता है। उसके बाद कहता है कि प्रेशर जो है लंग्स में कम हो जाता है और हवा जो है वो अंदर आना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सपायरेशन कर रहे होते हैं, हवा को बाहर निकाल रहे होते हैं, तो रिब केज हमारी मूव कर रही होती है डाउन और इनवर्ड, और डायाफ्रागम हमारा रिलैक्स हो रहा होता है, अपवर्ड मूव कर रहा होता है, और लंग्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और हम हवा जो है वो बाहर निकाल। दिस इज इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। क्लियर है यहाँ तक? इंस्पिरेशन मतलब इनहेल करना और एक्सपिरेशन मतलब एक्सहेल करना। एग्जैक्टली सही। हाँ, तो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब केजेस होती हैं ये आउटवर्ड्स और अप मूव करती हैं, दूसरे में डाउनवर्ड और डाउन करती हैं, और जब अपवर्ड कर रही हैं तो आपके लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है तो आप सांस अंदर ले लेते हो। जब आउट दूसरा एक्सपायर कर रहे हो तो लंग्स के ऊपर प्रेशर बाहर निकाल। कभी किसी को सांस का मसला हो जाए या कुछ फेंट हो जाए या कुछ इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए तो माउथ से माउथ जब हम किसी को सांस दे रहे होते हैं, माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन भी होती है। कहता है कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन को ही रिससाइटेशन कहते हैं। कहता है ये एक टेक्निक होती है जो कि इंसान को रिकवर कराती है, अगर उसने ब्रीदिंग स्टॉप कर दी हो तो उसको रिकवर कराती है। कैसे कराती है? कहता है कि माउथ से माउथ रखा जाता है, साथ में फोर्सेस दी जाती हैं, जो आपके लंग की फोर्स है वो देते हो किस तरह, और वापस कराते हो। कहते हैं इसका प्रोसेस होता है जिसमें आपने क्या करना होता है। सबसे पहले इंडिविजुअल, ये आप खुद डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्ट्रेच आउट विक्टिम ऑन हिज बैक, उसकी बैक से स्ट्रेच करो उसको नील क्लोज टू हिज साइड, एक साइड के ऊपर उसको सीधा जो अपने करीब लेकर आओ। उसकी टाइट क्लोथिंग है या टाइट नेक है तो वो ओपन करो। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो उसने पहने में उनको खोल दो, टाइटन कर दो, रिमूव कर दो, जूते पहने उतार दें, ठीक है। और फिर आप माउथ या थ्रोट को ना फिंगर स्वीपिंग कर लो, कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स ना हो। कहता है चिन को लिफ्ट अप करो, हेड को बैक करो। कहता है क्योंकि अगर हेड टिल्टेड नहीं होगा तो टंग जो है वो थ्रोट को ब्लॉक कर सकती है। फिर कहता है कि आप इसको प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करो, उसके नोज को पिंच करो टुगेदर विद द थंब। ये देखिए उसने किया हुआ है कि एक थंब के साथ पिंच करो और इंडेक्स फिंगर जो है वो उसके
आपकी ऑफ हैंड उसके फोरहेड के ऊपर होनी चाहिए, तो ये प्रिवेंट करेगी कि एयर जो है वो उसके नोज से जो है लॉस ऑफ एयर थ्रू द नोज, नोज से एयर जो है वो बाहर नहीं लूज करेगी। तो कहते हैं अब आपने उसको इनहेल करना है डीपली, और प्लेस योर माउथ टाइटली अराउंड द विक्टिम्स माउथ। अब उसमें विक्टिम के माउथ के साथ आप प्लेस करो, और फिर ब्लो इनटू द एयर पैसेज, जो आपने इनहेल किया हुआ है वो एयर पैसेज उसके अंदर जो है ट्रांसफर करो। कंटिन्यू कर तो करो इस एक्टिविटी को तब तक के जब तक कि उस इंडिविजुअल की हार्ट बीट वापस नहीं आ जाती। कहता है फिर उस बंदे की चेस्ट को चेक करो कि जब आप देखोगे कि उसने उसकी चेस्ट में थोड़ा सा राइज आ गया है, तो आप अपना जो है वो ब्लो करना बंद कर देंगे, अपने माउथ को रेस करोगे और टर्न योर हेड टू द साइड, और साइड पे करोगे, फिर आप एक्सेल कर लेते हो। ठीक है, फिर कहते हैं अगर पेशेंट रिवाइव हो जाता है, वापस आ जाता है, तो उसको वार्म करें। डू नॉट मूव हिम अंटिल द डॉक्टर अराइव्स, और एटलीस्ट फॉर हाफ आवर 1 आवर उसको मूव ना कराए। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। अच्छा, उसके बाद कहता है कि जस्टिफाई करो कि व्हाई बर्ड्स परफॉर्म मच बेटर देन मैन एट हाई altitudes। कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ लंग्स ऑफ बर्ड इज दैट they can extract considerably more oxygen from a given quantity of air than our lungs. This is because birds have hemoglobin with a very high affinity for oxygen. कहते हैं बर्ड्स के पास ना हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा एफिनिटी में होता है ऑक्सीजन के लिए, और they have a very large number of capillaries in lungs. They have one way flow of air through the lungs so that there is no dead air. वन वे होता है तो कोई डेड एयर नहीं होती, इसलिए जो है वो बर्ड्स का के लंग्स का वॉल्यूम जो होता है वो सही रहता है। बर्ड्स हैव सेवरल लार्ज एयर सैक्स इन एडिशन टू देयर लंग्स एज वेल। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन देखना है, देख लो इसका फॉर्मूला देख लो। जो है एचबी हीमोग्लोबिन प्लस 4 ऑक्सीजन के बाइंड करते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है तो एचबी 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये इसको कंबाइन करते हो तो आपका हीमोग्लोबिन का ऑक्सी हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बन जाता है, जब आप ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को मिलाते हैं। तो टाइप ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में इस तरह से होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हो कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ, तो जो है वो हाइड्रोकार्बन ऑक्साइड बन जाती है, कार्बोनिक एसिड सॉरी बन जाता है, और इट इज एन अनस्टेबल कंपाउंड। तो ये फिर डिसोसिएट भी हो जाता है कार्बोनिक एसिड से, हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बोनिक एसिड अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे अंदर अच्छा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का डिफरेंस देख लें। कहता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के ऊपर कंसिस्ट करता है, और लेस अफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, ये ऑक्सीजन लूज कर देता है PO2 60 mmg। जबकि मायोग्लोबिन इसके ऑपोजिट है, ये 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 1 मॉलिक्यूल होता है, पोजेसेस 1 आयरन, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, फाउंड इन मसल स्टोर्स ऑक्सीजन, मोर अफिनिटी विद ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम देखते हैं रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं। रेस्पायरेटरी जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, जिसमें अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन कौन सी चीजें आती हैं? नोज नोज और फायरिंग समथिंग फेरिंग्स। तो नैना आप बताओ अपर में कौन सी आती है? सुनैना अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन सी आती है? ये ऑफ करके बैठे में। मिशेल अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में कौन सी आती है? मैम नोज आती है, फेरिंग्स आती है। ठीक है, कैमरा क्यों ऑफ है आपका? और सुनैना वेयर आर यू? मुसरत अपर में कौन सी आती है? मैम अपर में हमारा नोज आ जाता है और फेरिंग्स आ जाता है। ठीक है, तो देखो कि जब हमारे अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है तो साइनसिस सुना होगा। ठीक है, साइनसाइटिस सुना होगा। साइनसाइटिस क्या होता है? ये एक इन्फ्लेमेशन होती है नेजल साइनसिस के अंदर, जो कि एक्यूट हो सकती है, अगर बहुत कम हो तो 2 से 8 वीक तक रहती है, ज्यादा हो तो लास्ट मच लॉन्गर भी होती है। कहते हैं साइनसेस आर होल्स इन द स्कल बेसिकली बिटवीन द फेशियल बोन्स। ठीक है, साइनसेस आर होल्स इन स्कल बिटवीन योर फेशियल बोन्स। कहता है कॉज क्या होता है साइनसाइटिस के? साइनसाइटिस जनरली कोल्ड या वेट क्लाइमेट के अंदर होता है, जब ठंड होती है या ड्राई वेदर होता है उस टाइम पे साइनसाइटिस ज्यादा हो रहा होता है। कहता है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन
स्मोक, डस्ट, ओवरक्राउडिंग, डेंटल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारी चीजें साइनसाइटिस को कॉज करती हैं। कहते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं, फीवर हो सकता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, रास्पी वॉइस हो सकती है, अजीब सी आवाज हो, पस लाइक नेजल डिस्चार्ज भी हो सकता है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल भी हो सकती है, फेशियल पेन हो सकता है, हेडेक हो सकता है, जो कि समटाइम्स एग्रीवेट हो जाता है बाय बेंडिंग ओवर, अगर आप ज्यादा बेंड कर रहे होते हो, ठीक है। कहते हैं ट्रीटमेंट क्या है इसका, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है अगर प्रेजेंट हो तो एंटीबायोटिक्स इसको दी जाती है या सल्फर ड्रग्स दी जाती हैं जो कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मोस्टली। कहते हैं बिसाइड इट द फिजिशियन में आल्सो प्रिस्क्राइब नेबुलाइजेशन, कहते हैं नेबुलाइज कराया जाता है। नेबुलाइजेशन एक मशीन होती है जिसके थ्रू आप उसके अंदर जो होती है कुछ चीजें डालते हो, लाइक रहा था नॉर्मल सलाइन डालते हैं नॉर्मली, अदरवाइज अगर कोई ज्यादा कुछ प्रॉब्लम हो तो बीच में वो देते हैं ताकि आपका पैसेज, नेजल पैसेज है वो क्लियर हो जाए, जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो थोड़ा सा क्लियर हो तो आपको सांस जो है वो लेने में प्रॉब्लम ना हो, तो वो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करती है। फिर साइनसेस जो नोज में होता है उसको रिड्यूस करते हैं और आपकी रिकवरी को जो है एक्सेलरेट किया जाता है। बच्चों को बहुत ज्यादा साइनसाइटिस हो जाता है, मेरे बिल्कुल लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास आता है लेरिंग्स आता है, ट्रैकिया आता है, और फिर हमारे पास आता है लंग्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, टीबी के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ जी, हाँ जी जी, मैम। हाँ जी। ठीक है, कहता है कि जो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता है हाईली कंटेजियस होता है, कहता है कि एक से दूसरे को लग सकता है बहुत इमीडिएटली। कहता है क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है लंग्स में हो जाता है जिसकी वजह से टीबी होती है। कहता है लोग जो है वो जिनमें जब ट्यूबरक्लोसिस होता है तो alveoli बर्स्ट हो जाते हैं एंड आर रिप्लेस्ड बाय इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज। कैसे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे अगर ये हमने बात की थी, ये alveoli होती है जो एक्सचेंज करता है, डायग्राम नजर आ रही है? जी मैम। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे टीबी के अंदर alveoli जो होते हैं ये बर्स्ट हो जाते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो इनकी जगह कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। जब ये बर्स्ट हो गए हैं तो ब्रीदिंग या एक्सचेंज जो है वो गैसेस की नहीं हो रही है। जब नहीं हो रही होती है तो फिर क्या होता है कि उसकी जगह पे कहते हैं इन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज आ जाते हैं। तो सेल्स ऑफ लंग टिश्यू जो है वो बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल। कहते हैं जब वो कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं तो लंग्स के सेल्स क्या करते हैं, वो प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना लेते हैं बेसिलाई और आइसोलेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। कहता है फिर जब वो नहीं होता तो बर्स्ट कर जाता है तो लंग्स खुद से ना एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल्स बना लेते हैं सांस लेने की कोशिश के लिए। तो वो फिर जब जो कैप्सूल्स बनाते हैं वो हमारी बॉडी को रेस्ट ऑफ बॉडी से आइसोलेट कर देते हैं। इन टाइनी कैप्सूल्स को ट्यूबर सेल कहते हैं, ठीक है। और कहता है कि ट्यूबर सेल्स कैन रप्चर भी हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया को रिलीज भी कर सकते हैं और बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कैन यू इमेजिन कि हाउ डेंजरस इट कैन बी कि ये अगर जो वो रिप्लेस कर रहा है उसको बना रहे हैं, पहले तो ये सिर्फ लंग्स तक प्रॉब्लम थी, अब ये लंग्स से निकल के बॉडी के बाकी पार्ट्स तक भी जो है वो प्रॉब्लम जा सकती है। तो अच्छा, कहता है होती किस बैक्टीरिया से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है, इस बैक्टीरिया से कॉज होती है। कहता है सिम्टम्स क्या होते हैं, लो ग्रेड इंटरमिटेंट फीवर होता है, यूजुअली इवनिंग में होता है, नाइट को स्वेटिंग हो रही होती है, वेट लॉस होता है, एनोरेक्सिया हो जाता है, भूख का ना लगना, डिप्रेशन में इंडिविजुअल चला जाता है, वीकनेस हो जाती है, ड्राई कफ विद सेप्टम स्पटम होती है और बहुत रैपिड ड्राई कफ हो रही होती है, डल एक होता है, हल्का हल्का पेन होता है चेस्ट ऑफ द लंग्स, ठीक है। तो लंग्स आप लाख कोशिश करते हो आप खा ही नहीं पाते हो, ठीक है। प्रॉब्लम इस देर की यहाँ आप खा ही नहीं पा रहे हो तो वो आपकी जाहिर है, या आप अपने डीएसएम के अंदर पढ़ोगे इसकी डिटेल्स किस तरह से ये साइकोलॉजिकली और फिजिकली बहुत अफेक्ट करता है। बट डेफिनेटली अगर ये एक वो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो ये आपकी साइकोलॉजी को भी कर रहा है एनोरेक्सिया, बट एनोरेक्सिया इज definitely associated with your body, with your hunger needs, with your stomach as well। तो ये आपको बहुत से फिजिकल सिम्टम्स भी देता है। तो जब आप एनोरेक्सिया की बात कर रहे हो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो वो यही है कि जाहिर बात है आप साइकोलॉजिकल के साथ साथ आप फिजिकल भी में भी आता है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। साइकोलॉजी में आप बेसिकली साइकोलॉजी को टारगेट कर रहे होते हो फॉर ट्रीटमेंट, बट यू कैन नॉट इग्नोर द अदर पर्सपेक्टिव विच इज ऑल्सो which is impacting on their body as well, which is
विच कैन बी अ ह्यूज इम्पैक्ट कि आप बिल्कुल स्किनी हो जाते हो और आपके में जाहिर स्किनी हो गया, बॉडी में चलने फिरने की ताकत नहीं रही, वो तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि ये सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, कहते हैं मेडिसिन होती है, 9 मंथ का रेगुलर ट्रीटमेंट होता है टीबी के लिए जो आपने लेना होता है और उसके बाद आप रिकवर करते हो, और इसको कहते हैं डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ठीक है, DOTS। This treatment is given to patients under supervision to ensure that the medical intake completely cures the patient। ठीक है, ये देखा जाता है कि जो मेडिकल इंटेक है वो completely जो है वो ठीक कर रही है। उसके बाद कहता है लंग्स के डिसऑर्डर्स कौन से, लंग के डिसऑर्डर्स में हम देखते हैं कि लंग कैंसर हो सकते हैं। कहता है कैंसर इज मेलिग्नेंट ट्यूमर विच मे डेवलप ड्यू टू कंट्रोल्ड सेल डिवीजन। कहता है कि वो अगर आपकी सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हो जाए तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन की वजह से मेलिग्नेंट ट्यूमर आपकी बॉडी में डेवलप हो जाता है। कहता है कॉज क्या है, सबसे मेजर कॉज इसकी स्मोकिंग है। स्मोकिंग इज द मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर because tobacco smoke contains many carcinogens. In addition to this, asbestos, arsenic radiation such as gamma and X-rays, the sun, and compounds in car exhaust fumes are examples of carcinogens। कहते हैं कि जब आप कहीं जा रहे होते हो, आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ठीक है, सन की वजह से बहुत ज्यादा हो गई है, हीट अप हो गई है, तो कहते हैं वो क्या है, वो एक एग्जांपल आप ले लो कि जी कार्सिनोजेंस की एग्जांपल है। गामा रेज, एक्स रेज, रेडिएशंस जो होती हैं बहुत ज्यादा बॉडी को जो डैमेज कर रही होती है, अफेक्ट करती हैं, कहता है कि वो आप एग्जांपल कर सकते हो कार्सिनोजेंस की। तो आप इसको जब बॉडी के साथ एसोसिएट करो तो कार्सिनोजेंस वो स्मोक के अंदर या टोबैको के अंदर चीजें होती हैं जो कि आपके लंग्स को डैमेज कर देती हैं। कहता है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, फर्स्ट इवेंट अपीयर होता है कि थिकनिंग और कैल्यूसिंग यानी कि ओवर ग्रोथ, सेल्स की थिकनिंग हो जाती है और सेल्स की ओवर ग्रोथ होती है। नजर ये आएगी कि सेल्स की ओवर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। देन देयर इज अ लॉस ऑफ सीलिया, एक तो सेल्स की ओवर ग्रोथ हो गई, सीलिया का लॉस हो गया, दैट इज इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटिंग इन द लंग्स। जब सीलिया डैमेज हो गया है तो जो भी डस्ट और पार्टिकल्स डर्ट आपके अंदर जा रहे हैं लंग्स की तरफ, वो फिर जाहिर है कौन प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज सीलिया ही प्रोटेक्ट कर रहा था। कहता है उसके बाद क्या होता है, ट्यूमर ग्रो करना शुरू हो जाता है अंटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, इतना ग्रो करता है कि आपका ब्रोंकस जो है वो ब्लॉक हो जाता है। कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द लंग्स, फिर आपकी एयर की जो सप्लाई है वो लंग्स में जाना खत्म हो जाती है, रोक देता है। कहता है इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट सिर्फ ये है, पॉसिबिलिटी ऑफ क्योर इज टू रिमूव अ लोब और द लंग कंप्लीटली। समझ आ रही है, हाउ कैन इट बी डैमेजिंग, कि यहाँ तो जो है वो आप पूरा लोब जो है वो रिमूव कर दो या कंप्लीटली जो है वो लंग्स ही रिमूव कर दो बिफोर सेकेंडरी ग्रोथ हैव टाइम टू फॉर्म, के बजाय इसके किसके बाद दोबारा से सेकेंडरी ग्रोथ एक के बाद दूसरे होना शुरू हो। आपको कि लंग कैंसर होता है जो कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से होता है और स्मोकिंग इसकी मेन कॉज है। और कहता है कि जो गामा रेज, एक्स रेज और जिस तरह से वो डैमेज करती हैं वो एक कार्सिनोजेंस की एग्जांपल है। तो कार्सिनोजेंस होते हैं स्मोकिंग में। कहता है कि थिकनिंग एक तो वॉल की अपीयर हो जाना शुरू हो जाती है, हमारी ओवर ग्रोथ हो जाती है सेल्स की, फिर सीलिया डैमेज हो जाता है। डेफिनेटली जब सीलिया डैमेज होता है तो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। फिर कहता है कि ट्रीटमेंट ये हो कि या तो लोब को रिमूव कर दो या लंग्स को कंप्लीटली जो है वो रिमूव कर दो। तो इसका ऑपरेशन होता है न्यूमोनेक्टोमी, और ट्रीटमेंट्स में कीमोथेरेपी और होती है रेडियोथेरेपी। ठीक है, इसके अलावा एक और कहता है कि जी हम टीबी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये इसकी टिप्स लिखी हुई है साइंस टिटबिट्स में। कहता है कि टीबी काफी तरीकों से कंट्रोल हो सकती है। एक तो आप अपने लिविंग रूम को वेंटिलेटेड रखो, ब्राइट रखो, हमेशा मुंह को कवर करो, स्टील के जो बर्तन है उसके अंदर जो है वो इसको जो है वो स्पिटिंग अवॉइड करो, बरी या बर्न जो भी आपके वो है थूकने फेंक रहा है या कुछ भी कर रहा है वो ओपन प्लेसेस पे बिल्कुल भी ना करें। और स्पिट करना है तो यूटेंसिल के अंदर करें जिसके अंदर जो है ना वो लाइम पाउडर हो ताकि वो स्प्रेड ना करे। कहते हैं मास्क का इस्तेमाल जरूर करें और जो है मेडिकल पर्सन जो है वो भी इस पे करें। अच्छा, लास्ट ये है कि इफेक्ट स्मोकिंग के क्या इफेक्ट होते हैं ओवरऑल। कहता है कि स्मोकिंग जो है वो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम को 87% तक डैमेज कर देती है। 87% लोगों को लंग्स कैंसर होता है। कहता है लंग्स कैंसर के अलावा भी देखा जाए तो माउथ का कैंसर हो जाता है, लेरिंग्स का कैंसर हो सकता है, ओसोफेगस का आपको कैंसर हो सकता है। कहता है सिगरेट स्मोकिंग कॉजेज अदर लंग्स डिजीजेस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, एम्फाइसेमा भी हो सकता है। कहता है सिगरेट स्मोक
contain chemicals which irritate the air passage and lungs, causing early morning cough बहुत ज़्यादा होती है. Smokers are likely to get pneumonia because damaged or destroyed cilia cannot protect lungs from bacteria and viruses that float in the air. तो एयर में कोई भी आएगा, वायरस आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो फौरन से पहले जो एक्सपोज्ड होंगे. Almost immediately smoking can make it hard to breathe within a short time. It can also worsen asthma and allergies. This is all about today.